हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें हम आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं। जो टॉप एमसीक्यूज हैं वो लेकर आ रहे हैं जीएस के हर एक सेक्शन के। इसमें हम जीएस के हर एक सेक्शन को कवर करेंगे और हर एक सेक्शन को पूरे वास्ट तरीके से हम इसमें कवर कर रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज, राइट। तो इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी ये खुद मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और इसमें अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको आइडिया होगा ही, नहीं तो सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मैंने आपको दे ही दी। इसमें हम हिस्ट्री और पॉलिटी या फिर जो भी जीएस के सेक्शंस यहाँ पे आएंगे उसको पूरे चैप्टर वाइज हम पूरे जीएस को कवर कर रहे हैं, राइट। और आज उसी सीक्वेंस में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज, फ्रीडम एंड पार्टीशन। इसका एक लेक्चर, एक इसका एक सेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये इसका पार्ट 2 है। इसमें और भी पार्ट्स आएंगे, राइट। फ्रीडम एंड पार्टीशन ये मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा फेज है जिसमें हम 1939 से लेकर के 1947 तक के जो भी इवेंट्स हैं उसको हम सारे इवेंट्स को इसी हेडिंग में पढ़ते हैं, फ्रीडम एंड पार्टीशन, राइट। और इसमें इसका एक सेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट। और आज जो है इसका पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। देन मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was selected as first satyagrahi in individual satyagraha movement by महात्मा गांधी? ओके, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट था स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, उसमें फर्स्ट सत्याग्रही कौन चुना गया था? ओके, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूं कि ये इंडिविजुअल सत्याग्रह ये था क्या। देखो, 1939 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, राइट। सॉरी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाइसरॉय लिनलिथगो, he made an announcement. He declared India as the party to the war. India as the party to the war, fighting along with the side of uh, Britain against the Germany, नाजी जर्मनी, राइट। तो इसमें जो है लिनलिथगो ने ये अनाउंसमेंट किया कि इंडिया जो है वो एक मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो हमारे साइड से है और वो हिटलर के अगेंस्ट, नाजी जर्मनी के अगेंस्ट जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, इस फाइट में इंडिया हमारे साइड में है, वो हमें साथ दे रहा है। ओके, विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन ओपिनियन, इंडियंस से बिना पूछे ही ये डिक्लेयर कर दिया वाइसरॉय ने, राइट। इसका कांग्रेस ने और इंडियंस ने इसका विरोध किया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि पहले आप हमें इंडिपेंडेंस दे दो, उसके बाद हम आपका साथ देंगे, राइट। फर्स्ट गिव अस इंडिपेंडेंस, फर्स्ट सेट अस फ्री, देन वी विल कोऑपरेट विथ यू इन द वॉर, राइट। तो उसके बाद जितने भी वॉर एफर्ट हैं उसमें सब में हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे भी, राइट। बट इंडियंस क्यों जान दे आपके लिए? भाई, एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप खुद ही हमारे मर्जी के अगेंस्ट हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, जब आप खुद ही हमें एडमिनिस्टर कर रहे हैं अगेंस्ट आवर विल, देन हाउ कुड यू एक्सपेक्ट दैट वी विल सेक्रीफाइस आवर लाइफ फॉर योर वॉर, समथिंग इन विच इंडिया इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड, राइट। तो ये जो है वो कांग्रेस का लॉजिक था, राइट। अब देखो, यहां पे गांधी के सामने प्रपोजल रखा गया
कि हमें एक बड़ा मूवमेंट शुरू करना चाहिए, राइट। लेकिन उस समय गांधी का और इनफैक्ट पूरी पार्टी का ये मानना था, क्योंकि कांग्रेस वो खुद भी जो नाजी जर्मनी, जो जर्मनी की जो पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट थी, राइट। तो उन्होंने मतलब ये बोला कि हम आखिर हम नाजी जर्मनी के तो अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो इस समय कोई बड़ा मूवमेंट शुरू करने का मतलब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत ही एम्बेरेसिंग होगा, राइट। मतलब वो इस समय प्रॉब्लम में है के सामने एक हिस्टोरिकल क्राइसिस की सिचुएशन है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बहुत बड़ा वॉर है, एंड इंग्लैंड वाज वन ऑफ द लीडिंग पार्टी ऑफ द वॉर। तो ऐसे में हमें जो है वो इस तरह का कोई एग्रेसिव मूवमेंट शुरू नहीं करना चाहिए, राइट। बट वो इंग्लैंड के अगेंस्ट भी थे, उन्हें ये भी शो करना था कि जो इंग्लैंड का स्टैंड है जिसमें उसने इंडिया को एक वॉरिंग पार्टी डिक्लेयर कर दिया है, तो वो इसके भी अगेंस्ट थे। वो क्या मांग कर रहे थे कि आप हमें इंडिपेंडेंस दे दीजिए, राइट। आप हमें इंडिपेंडेंस दे दीजिए, उसके बाद जो है हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मतलब वही बात है, एक कहावत है, बेगर कांट बी ए चूजर। तो जब हम इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो फिर हमें ये कहने का राइट भी नहीं है कि हम आपके साथ हैं या किसके साथ हैं, राइट। ये तो वो कह सकता है जिसके पास फ्री चॉइस का राइट हो, जिसके पास फ्री चॉइस हो, राइट। तो उन्होंने, कांग्रेस ने प्रपोजल रखा कि फर्स्ट गिव अस इंडिपेंडेंस, आप हमें इमीडिएटली इंडिपेंडेंस दीजिए और उसके बाद फिर हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, अदरवाइज हम आपके साथ क्यों कोऑपरेट करें, राइट। ये पूरा सिनेरियो है, ओके। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर मतलब महात्मा गांधी से बोला गया मूवमेंट शुरू करने को, बट गांधी ने और इनफैक्ट पूरी पार्टी ने ये बोला कि अभी एक क्राइसिस सिचुएशन है, इंग्लैंड खुद ही प्रॉब्लम में है, तो हमें इस समय इस बात का फायदा नहीं उठाना चाहिए और कोई बड़ा मूवमेंट लॉन्च नहीं करना चाहिए। बट फिर भी उन्हें विरोध तो करना था। तो गांधी ने क्या सजेशन दिया, उन्होंने शुरू किया इंडिविजुअल सत्याग्रह, राइट। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब शुरू किया, इन 1940, राइट। मतलब ये एक बड़ा मास मूवमेंट नहीं होगा, ये कोई बहुत बड़ा मास मूवमेंट नहीं होगा, बट जो सेलेक्टेड लोग हैं, मेन मेन लीडर्स, वो वन बाय वन वो सत्याग्रही डिक्लेयर किए जाएंगे और वो सत्याग्रह पे बैठेंगे, राइट। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मैसेज भी जाएगा कि हम आपसे खुश नहीं हैं, आपकी पॉलिसीज से हम खुश नहीं हैं, राइट। जो आपका स्टैंड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को शामिल करने का और जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको वॉर फ्रंट पे भेजने का, हम इसके मतलब इस डिसीजन के भी हम अगेंस्ट हैं। लेकिन ये मैसेज उनको बिना हरेस किए मिलेगा, तो मतलब वो एक वॉर में उलझे हुए हैं, क्राइसिस सिचुएशन है, तो उनको दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन हमारा मैसेज भी जाएगा, राइट। तो इस उद्देश्य से गांधी ने शुरू किया इंडिविजुअल सत्याग्रह, राइट, इन 1940। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये लगभग ऑलमोस्ट इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हु वाज सिलेक्टेड एज फर्स्ट सत्याग्रही इन इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। इसमें पहला सत्याग्रही किसको डिक्लेयर किया गया था, इसमें पहला सत्याग्रही, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, एंड ऑप्शन डी विनोबा भावे, राइट। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे को, इन्हें हम संत विनोबा भावे भी कहते हैं। विनोबा भावे को फर्स्ट सत्याग्रही डिक्लेयर किया गया था, राइट, बाय महात्मा गांधी। एंड हु वाज द सेकंड सत्याग्रही, सेकंड सत्याग्रही डिक्लेयर किया गया था जवाहरलाल नेहरू को, पंडित नेहरू, राइट। और वैसे तो कम चांस है पूछे जाने का, बट अगर बाय चांस पूछ दे कि हु वाज द थर्ड सत्याग्रही, तो उसका आंसर होगा ब्रह्मदत्त, राइट। तो ब्रह्मदत्त को थर्ड सत्याग्रही डिक्लेयर किया गया था, ओके। तो ये था इंडिविजुअल सत्याग्रह, कब शुरू हुआ, उसके पीछे आइडिया क्या था, ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में आपको दे दी, ओके। तो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, विनोबा भावे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the individual satyagraha, Vinoba Bhave was chosen as the first satyagrahi. Who was the second?
ऑलरेडी मैंने इसे डिस्कस कर दिया लास्ट क्वेश्चन में। विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही डिक्लेयर किया गया, सेकंड कौन था? ऑप्शंस क्या क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड सत्याग्रही वाज पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट? ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इट, सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1940, विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम, कहां से शुरू किया था? विनोबा भावे ने जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो कहां से शुरू किया था? उन्नापरा, वायलार, केरला, नो। नाडियाड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, नो। पवनार, महाराष्ट्र, मोर देन वन ऑफ द अबव। हियर राइट आंसर विल बी पवनार, महाराष्ट्र, राइट? तो उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? यहाँ पे एक आश्रम भी है संत विनोबा भावे का, पवनार आश्रम, राइट? तो उन्होंने कहां पे शुरू किया था? पवनार, महाराष्ट्र, राइट? सो हियर सी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are the two statements in which one is labeled as assertion. assertion रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है? दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें इस कोड में से सही बताना है। तो देखते हैं ए क्या है। इन अक्टूबर 1940 गांधी जी गेव कॉल फॉर लिमिटेड सत्याग्रह बाय अ फ्यू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। यस, पूरी डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया आपसे। लिमिटेड सत्याग्रह वही, इंडिविजुअल सत्याग्रह, लिमिटेड सत्याग्रह, बोथ आर सेम, ठीक है? बाय फ्यू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, ओके, सही बात है। आर क्या कह रहा है? द सत्याग्रह वाज केप्ट लिमिटेड, यस, सो एज टू embrace Britain's war efforts. Yes, already we have discussed it. सत्याग्रह को लिमिटेड रखा गया था। क्यों लिमिटेड रखा गया था? ताकि जो ब्रिटेन का वॉर एफर्ट है, मतलब उनके सामने एक क्राइसिस सिचुएशन है, ठीक है, एक हिस्टोरिकल क्राइसिस के फेस से वो गुजर रहे हैं, तो इसमें उनको एम्बेरस न किया जाए, मतलब उनके वॉर एफर्ट को कमजोर न किया जाए, इसलिए कोई बड़ा मूवमेंट शुरू नहीं करेंगे, ये कांग्रेस का मानना था। हालांकि बाद में ऐसा हुआ, बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, राइट? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस की बात को नहीं माना, कांग्रेस के प्रपोजल्स उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो मजबूर होकर गांधी जी को स्टार्ट करना पड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट? लेकिन शुरू में तो कांग्रेस की जो मंशा है, जो उसका इंटेंशन है, वो यही था कि इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को परेशान नहीं करना है, और इसी उद्देश्य से एक मास मूवमेंट न लॉन्च करके गांधी जी ने क्या लॉन्च किया? इंडिविजुअल सत्याग्रह। ओके, सो ये दोनों ही सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इज फॉल्स, दोनों ही सही है। Both A and R are true, but R is not the correct explanation. No, no, R explain भी कर रहा है by a few selected individuals. Yes, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Yes, here C will be the right answer. Okay, दोनों ही सही है, और here R is the correct explanation of A. Okay, so here C will be the right answer. Moving to the next question. In which year did the क्रिप्स मिशन come to India? क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया था? थोड़ा सा इसके बारे में बता दे। क्रिप्स मिशन आया था, आंसर अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैं वही बताने जा रहा था, बट उसको लास्ट में मैं बताता हूं। क्रिप्स मिशन किसके अंडर में आया था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस मिशन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, राइट? स्टेफर्ड क्रिप्स के अंडर में क्रिप्स मिशन आया था, और ये जो है
इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? किसे क्रिप्स मिशन को सेंड किसने किया था, भेजा किसने था? उस समय इंग्लैंड के पीएम थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? ठीक है, वही इसका आंसर होगा। उस समय इंग्लैंड के पीएम थे विंस्टन चर्चिल, राइट? विंस्टन चर्चिल वो इंग्लैंड के पीएम थे, और उन्होंने मतलब क्या पर्पस था क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजने, इसको भेजने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था? इट वाज सेंट टू इंडिया टू परसुएट, टू कन्विंस द इंडियन लीडर्स टू कोऑपरेट देम इन देयर वॉर एफर्ट्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट? क्योंकि उससे पहले ऑगस्ट ऑफर फेल हो चुका था, लिथगो ने ऑफर दिया था, वो भी फेल हो चुका था, राइट? मतलब कांग्रेस की डिमांड क्या थी, जो शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया? कांग्रेस की डिमांड थी कि आप हमें इंडिपेंडेंस दे दीजिए, इमीडिएट हमें इंडिपेंडेंस दीजिए, राइट? मतलब आप डिक्लेयर करिए कि इंडिया, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे रह भी सकते हैं। मतलब आप अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसे हुए हैं, आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो ठीक है, बट एट लीस्ट डिक्लेयर दैट इंडिया इज नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, राइट? उसके बाद हम वॉर एफर्ट में आपको हेल्प भी करेंगे, आपका सहयोग भी करेंगे, ठीक है? तो आप इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाइए ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। ये सारी डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, राइट? बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मानने को तैयार नहीं थी। वो काफी कुछ देने को तैयार तो हो रहे थे, क्योंकि उस समय तो वो भी प्रॉब्लम में थे, तो वो भी चाह रहे थे कि कुछ नेगोशिएशन हो जाए, ठीक है? बट वो सारी चीजें कब दे रहे थे? आफ्टर दी वॉर, राइट? एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाए उसके बाद फिर हम आपको चीजें देंगे, राइट? तो ये जो है, ये एक टग ऑफ वॉर चल रहा था उस समय बिटवीन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड दी ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट? और इसी सीक्वेंस में ब्रिटिश इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इंडियन लीडर्स को, ठीक है, इंडियन लीडर्स को परसुएट करने के लिए, कॉन्विंस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के अंडर में एक मिशन भेजा, जिसे इन्हीं के नाम पर हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन, राइट? बट यहां पर भी बात बनी नहीं क्रिप्स मिशन के साथ। कांग्रेस की और भी पार्टीज की, मुस्लिम लीग की, उनकी मीटिंग हुई, और यहां पर भी क्रिप्स ने जो भी प्रपोजल दिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया, इंडिया में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, राइट? जैसे इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की, उस समय तक कांग्रेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। मतलब उस समय इंडियंस का जो मूड था वो क्या था कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस, राइट? स्वतंत्रता, स्वराज नहीं, डोमिनियन स्टेटस, राइट? तो हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, और ये जो है, सॉरी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ना कि डोमिनियन स्टेटस। और क्रिप्स ने क्या बात की? डोमिनियन स्टेटस की, राइट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाने की बात की कि ठीक है आप वो भी बना सकते हैं, बट ये सब कुछ कब होगा? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट? ये सब कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिलेगा, राइट? तो ये है ओवरऑल क्रिप्स मिशन के बारे में डिटेल। और ये क्रिप्स मिशन इंडिया में आया कब था? ये इंडिया में आया था 1942 में। हियर बी विल बी दी राइट आंसर, ओके? ये इंडिया में आया था 1942 में। तो सारी इंफॉर्मेशन लगभग किसने सेंड किया था, कौन इसका हेड था, कब आया, ये सारी इंफॉर्मेशन, और इसका पर्पस क्या था आने का, ठीक है? ये सब मैंने आपको ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस किया, राइट? एंड टू कंक्लूड दिस, एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं। यही क्रिप्स मिशन जब ये फेल हो गया, इसके साथ बात नहीं बनी, राइट? तो उसके बाद कांग्रेस ने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी इन 1942, राइट? जब ये क्रिप्स मिशन चला गया तो उसके बाद गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उसे लॉन्च किया, स्टार्ट किया, राइट? सो ये है, दिस इज द होल स्टोरी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not true about the क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखते हैं। एक इसमें से गलत है, राइट? तो
डोमिनियन स्टेटस एट द एंड ऑफ द वॉर, ये तो सही है, ये क्रिप्स ने ये प्रपोज किया था, मैंने आपको बताया भी कि एक तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, वो भी कब देंगे? आफ्टर द वॉर, राइट। एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यस, ये भी था। मतलब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ये भी था। द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये नहीं था। किसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कोई बात ही नहीं हुई थी, राइट। एग्जीक्यूटिव काउंसिल हिंदू मुस्लिम का जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कोई चर्चा हुई ही नहीं, राइट। तो ये नहीं था, ये एक प्रपोजल नहीं था, राइट। उसमें ये जरूर था कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन मेंबर्स को शामिल किया जाए वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बट इस तरह की कोई बात नहीं थी कि हिंदू और मुस्लिम, इसकी कोई बात नहीं थी, राइट। तो और क्या है, एनी प्रोविंस कुड रिमेन आउटसाइड द इंडियन यूनियन, यस, ये भी था। ये सारे ही हैं, डी सही नहीं है, इसकी कोई बात नहीं हुई थी क्रिप्स मिशन में, राइट। बाकी ये तीनों सही हैं। देखो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। अब देखो क्रिप्स, इस एक क्वेश्चन से ऑलमोस्ट अगर आप इसे नोट करें तो ये आपका पूरा ये क्रिप्स का क्या क्या प्रपोजल था, उसने क्या प्रपोज किया था, वो इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। क्योंकि यही क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, बट ऑप्शंस तो यही रहेंगे, राइट। तो इससे आपको क्या क्या पता चल गया कि उसने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट किया था, मतलब कि इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, इस बात को एक्सेप्ट किया था स्टेफर्ड क्रिप्स ने। देन ये भी बात थी कि अगर कोई प्रोविंस, ये मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए इस तरह की बात बोली गई थी कि अगर कोई प्रोविंस इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहता है तो उसकी भी बात सुनी जाएगी, वो चाहे तो शामिल नहीं भी हो सकता है, राइट। सो टू as an appeasement to the Muslim League, this kind of proposal was given by the Stafford Cripps, right? ये नहीं था, ये नहीं था, right? Option C नहीं था. So here C will be the right answer. Okay. Moving to the next question. The plan of Sir Stafford Cripps envisaged that after the Second World War, okay, Second World War के बाद क्या क्या मिलेगा? Basically यही है क्वेश्चन। चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नो। अभी मैंने डिस्कस किया, कई बार आपको डिस्कस किया कि इंडियंस की डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन क्रिप्स क्या दे रहा था? डोमिनियन स्टेटस, राइट। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये डिमांड थी, लेकिन मिल क्या रहा था? डोमिनियन स्टेटस। वो भी इमीडिएट नहीं मिल रहा था, वो भी कब मिलेगा? आफ्टर वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सो ये नहीं है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात क्रिप्स मिशन ने नहीं की थी। इंडिया शुड बी पार्टीशनड इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, नो। पार्टीशन जैसी कोई बात क्रिप्स मिशन ने उस समय तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, राइट। इसने इसकी कोई गारंटी इस तरह की नहीं दी थी। बस इतना बोला था कि अगर कोई यूनियन या कोई पार्ट, कोई टेरिटरी अगर इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहती तो उनकी बात भी सुनी जाएगी, उनसे अलग से बात होगा, राइट। तो ये गारंटी दी थी क्रिप्स ने। देन क्या है? इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, इसकी भी कोई बात नहीं थी। यस, हियर डी विल बी द राइट आंसर। इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। ये तीनों ही ये तीनों ही बातें क्रिप्स मिशन ने नहीं की थी, ठीक है। ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया था। क्या बोला था? इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, बस ये गारंटी दी थी क्रिप्स ने, राइट। तो द प्लान ऑफ सर स्टेफर्ड क्रिप्स envisaged that after the second world war इंडिया should be given dominion status। यहां केवल डी एक सही है, बाकी तीनों गलत है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who viewed the Cripps proposal as post dated check? वेरी गुड, काफी फेमस स्टेटमेंट है ये, बहुत फेमस कोट है। पोस्ट डेटेड
चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। किसने क्रिप्स के प्रपोजल को बोला था इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन द नेम ऑफ अ फॉलिंग बैंक और अ क्रैशिंग बैंक? ये कोट है महात्मा गांधी का, राइट। उन्होंने क्रिप्स मिशन के जो भी प्रपोजल थे उसको क्या बोला था, ये जो प्रपोजल है ये पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब इसका सेंस क्या हुआ, क्रिप्स ने जो भी कुछ प्रॉमिस किया था कि हम आपको ये सब कुछ देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ कब देंगे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसका रिजल्ट आ जाएगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, आफ्टर द वॉर, राइट, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब हम आपको ये सारी चीजें, मतलब प्रॉमिस तो कर रहा है बट वो भी इमीडिएट नहीं दे रहा है। आफ्टर द, पहले तो जो दे रहा है वही एक्सेप्टेबल नहीं है, प्लस जो चीजें भी उन्होंने ऑफर करी थी वो कब मिल रही थी, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। इसी पे गांधी जी ने कमेंट करते हुए बोला था, इनफैक्ट इट वाज अ ग्रेट सटायर बाय महात्मा गांधी। उन्होंने क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब हुआ कि चेक पे अमाउंट लिखा हुआ है लेकिन डेट लेट से 6 महीने बाद की है, मतलब आपको पैसे की जरूरत अभी है लेकिन आप इमीडिएट नहीं निकाल सकते क्योंकि डेट जो है वो काफी आगे की लिखी हुई है, राइट। और वो भी अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, मतलब वो जिस बैंक का चेक है वो दिवालिया भी हो सकता है, तो हो सकता है कि वो चेक कभी कैश ही ना हो पाए, राइट। मतलब इट हैज सिंबॉलिक मीनिंग। क्रिप्स सब कुछ ऑफर कर रहा था, जैसे चेक पे अमाउंट लिखा हुआ है वो ऑफर तो कर रहा था, लेकिन कब ऑफर कर रहा था, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सो पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। जो मिल भी रहा है वो अभी इमीडिएट नहीं मिलेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिलेगा। और ऑन द नेम ऑफ अ क्रैशिंग बैंक, इट मींस व्हाट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या रिजल्ट आएगा, हु नोस, राइट। मतलब आप खुद प्रॉब्लम में हैं, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीतेंगे या हार जाएंगे, हो सकता है जर्मनी जीत जाए, एक्सिस पावर जीत जाए, तो किसी को पता नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होगा। तो आप कुछ देने के लायक रह भी जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे, राइट। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही है, राइट। तो इसलिए गांधी जी ने बोला था कि इट वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन द नेम ऑफ अ क्रैशिंग बैंक, राइट। सॉरी। तो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूड द प्रोविजन फॉर। अच्छा, इसमें क्या क्या था शामिल, ठीक है, और फिर हमें कोड में से बताना है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, नो, ये था ही नहीं। क्रिएशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, यस, ये था। अभी हमने इसको डिस्कस किया कि उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की थी, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ओनली टू, हियर बी विल बी द राइट आंसर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? ऑलरेडी शुरू में ही मैंने इसे डिस्कस कर दिया था, ठीक है। किसने क्रिप्स, मतलब जब क्रिप्स मिशन इंडिया में आया उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, राइट, विंस्टन चर्चिल। इनफैक्ट ही वाज पीएम ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1940, 1940 टू 45, राइट। 1940 से लेकर 45 तक विंस्टन चर्चिल ही इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। तो अगर ये भी क्वेश्चन बाय चांस मान लो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राइट। तो लगभग मोस्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट तो हुआ था 1939 में, लेकिन उसके बाद मोस्टली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 तक चला, तो मोस्ट ऑफ द टाइम विंस्टन चर्चिल ही इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, राइट। इनके समय में ही हुआ था। और उस समय की जो भी घटनाएं हैं तो कौन पीएम रहेगा, विंस्टन चर्चिल, राइट। तो क्रिप्स मिशन उसको भी किसने इंडिया में भेजा था, द सेम विंस्टन चर्चिल, राइट। तो मैंने आपको डेट ही बता दी, सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Who among the following were official Congress negotiator with the Cripps mission? Okay, क्रिप्स मिशन के साथ बात करने के लिए कांग्रेस ने किसको भेजा था ऑफिशियली? ऑफिशियल कांग्रेस, हु वर द ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर विद द क्रिप्स मिशन, किसे भेजा था? महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल? नो। आचार्य जेबी कृपलानी एंड सी राजगोपालाचारी? ये भी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद? यस, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑफिशियल जो कांग्रेस के नेगोशिएटर थे वो कौन थे? पंडित नेहरू एंड मौलाना आजाद। ओके, ये भी नहीं है। तो हियर सी विल बी द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। देखो, मैं एक टॉपिक पिक करता हूं और उसके जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं। तो आप केवल ये सेशन भी देख लेंगे तो वो टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। जो कुछ यहाँ पे नहीं भी दिया होता है क्वेश्चन में, तो पहले तो मैं उस टॉपिक को ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, और जो भी क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं ऑलरेडी मैं उसे डिस्कस करता हूँ। राइट, तो दिस सेशंस आर क्रिस्प बट वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो मतलब कम एफर्ट के साथ आपका। और इसमें सबसे मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये सेशन देखें तो आप थंबनेल में टॉपिक्स लिखे ही होते हैं, तो आप वो टॉपिक ऑलरेडी, मतलब आप वो टॉपिक प्रिपेयर करके तब ये सेशन देखें, ताकि साथ साथ आप खुद को चेक भी कर पाए और मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको आपको एक आइडिया भी लगेगा कि उस टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी कितनी है। राइट, तो अगर आपके क्वेश्चंस ज्यादा फंस रहे हैं तो आप बाद में जाके उसे एक बार फिर रिवाइज भी कर सकते हैं। राइट, ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिले। अगर आप वैसे डायरेक्टली भी देख रहे हैं तो भी इतना ज्यादा मैं डिस्कस कर देता हूं कि आपका वो टॉपिक देखते देखते ही प्रिपेयर हो जाएगा। राइट, तो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following called the movement of Gandhi ji as political blackmail? किसने बोला था गांधीयन मूवमेंट को पॉलिटिकल ब्लैकमेल? ये बोला था लॉर्ड लिनलिथगो ने। राइट, लॉर्ड लिनलिथगो। इनफैक्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के और काफी लंबे समय तक लॉर्ड लिनलिथगो, ही वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया। राइट, क्विट इंडिया मूवमेंट भी इनके समय में ही शुरू हुआ था, और इन्होंने ही गांधीयन मूवमेंट को क्या बोला था कि इट वाज पॉलिटिकल ब्लैकमेल। राइट, मतलब हमारी ये मांगे मानो नहीं तो मूवमेंट शुरू कर देंगे। राइट, तो समथिंग लाइक दिस ये इनका इंटेंशन था। सो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसने बोला था, तो वो होगा लॉर्ड लिनलिथगो। राइट, और देखो, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको इनका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो गेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये सबके समय में कोई ना कोई मूवमेंट तो हुआ ही था, तो आप इसमें से क्या इसमें से आप कैसे गेस करेंगे? राइट, तो ये कुछ ऐसे, इसीलिए जो इस तरह के क्वेश्चंस है वो खुद मैं आपके लिए पिक करता हूं, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, क्योंकि बुक्स पे कभी कभी नहीं भी लिखे रहते हैं। राइट, तो और एग्जामिनर तो बहुत से सोर्स से क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत से सोर्स से पेपर बनाते हैं, आप सारी बुक तो पढ़ नहीं सकते। ओके, तो कुछ सारे एस्पेक्ट आपके कवर हो जाए, वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ये सेशन लेके आने का। राइट, और इस तरीके के जो रेयर फैक्ट या इस तरह का कुछ भी अगर आपको ऐसा फैक्ट दिखे तो आप इसको अपने नोट्स में आप उसको वहीं पे ऐड कर लीजिए। आप एक नोटबुक और एक पेन लेके आप इन्हें देखिए आप इस सेशन को, ताकि आप इसका पूरा बेनिफिट आपको मिल सके। राइट, तो जो इस तरह के रेयर फैक्ट है उसे आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, तो वो आपका हमेशा के लिए आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Where did the Congress Working Committee meet to pass the Quit India Resolution of 14 July 1942? ओके, ये पूछ रहा है कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहां पे मीटिंग हुई थी? अब देखो यहां पे ये बात समझो, कांग्रेस वर्किंग क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ये पास हुआ था बॉम्बे में ऑन 8 अगस्त 1942। राइट, ये डेट सबको पता होती है
कब क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हुआ था? तो ऑन 8 अगस्त 1942, राइट। बट ऐसा रिजोल्यूशन पास करना है, ये तो कांग्रेस का एनुअल सेशन था जिसमें क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास किया गया था, लेकिन ऐसा एक रिजोल्यूशन पास करना है, उसके लिए जो मीटिंग हुई थी, राइट, कि मतलब ये इंटेंशन शो किया गया, ये प्लानिंग बनाई गई कि हम एक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास करेंगे, राइट। वो मीटिंग कहां पे हुई थी? जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी को यह राइट दिया गया कि क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जैसा एक मूवमेंट हमें लॉन्च करना है, राइट। ये उस मीटिंग की बात कर रहा है, मतलब लगभग उससे मतलब 8 अगस्त को क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हुआ और ये बात हो रही है 14 जुलाई की, राइट। ये तो कहां पे हुआ था पास? बॉम्बे में, राइट। तो इसकी बात नहीं हो रही है, ओके। आप कंफ्यूज नहीं करना है आपको, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। ये बात हो रहा है वेयर डिड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीट टू पास द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन ऑफ 14 जुलाई 1942। कहां पे बात हुई थी, इसके बारे में कहां पे चर्चा हुई थी? उसका आंसर है ऑप्शन बी, वर्धा, राइट। वर्धा भी महाराष्ट्र में है, वर्धा में ये मीटिंग हुई थी, वहां पे चर्चा हुई थी, और फिर उसके एक महीने से भी कम टाइम में, ऑलमोस्ट 22 डेज आफ्टर 22 डेज, मतलब 14 जुलाई को ये मीटिंग हुई थी और 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास किया गया इन बॉम्बे, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन ऑन, कब शुरू हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट? 8 अगस्त को पास किया गया था, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को इन मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है। और कब से लॉन्च माना जाता है, कब से शुरू हुआ? तो नेक्स्ट डे 9 अगस्त 1942, राइट। 8 अगस्त भी हो सकता है, बट ये सबसे क्लोज डेट है, तो यहाँ पे राइट आंसर यही हो जाएगा 9 अगस्त 1942, राइट। 8 अगस्त को ही जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उसमें ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट डे से आप मान सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, राइट। 9 अगस्त 1942। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to 8 August 1942 in Indian history, which one of the following statement is correct? 8 अगस्त 1942 से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Which one of the following statement is correct? ओके, देखते हैं। मतलब दिस डेट इज हिस्टोरिक, इसी दिन क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, तो कौन सा चार स्टेटमेंट है, क्या सही है, देखते हैं। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, पहला ही सही है। The Viceroy's Executive Council was expanded to include more Indians. No. The Congress ministry resigned in 7 provinces. वो 1937 में ही हो गया था, 1939 में, सॉरी। Cripps proposed an Indian Union with full dominion status once the Second World War was over. No. उसके जाने के बाद 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? Quit India resolution was adopted by All India Congress Committee in Mumbai. It was a historic day. इसी दिन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ये ओपन सेशन था कांग्रेस का, जिसमें लाखों की भीड़ थी, और इसी दिन महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, राइट। तो हियर ए विल बी द राइट आंसर। Why is year 1942 important? 1942 क्यों important है? साल्ट सत्याग्रह ये 1931 में ही हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 19 सॉरी 1922 22। ये सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था? 1932 31 तक चला था, राइट। क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हम सबको पता है कब है, ये था 1942, राइट। So why the year 1942 is important? Very easy question. It is important for Quit India movement. Okay. So
दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, तो ये हमारा आज का सेशन था और आई होप इस सेशन से आपको हेल्प मिल रहा होगा। जिस भी टॉपिक को मैं टच करता हूँ उसे, जैसे आज हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात की, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की, ठीक है, तो जो भी टॉपिक में क्रिप्स मिशन की बात की, तो जो भी टॉपिक मैं टच करता हूं उसके सारे ही एस्पेक्ट में कोशिश करता हूं कि कवर हो। ये केवल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन ना हो, आपकी प्रैक्टिस तो इसमें हो ही, साथ ही आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिले, वो टॉपिक पूरी तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाए। इसीलिए मैं इसे कॉम्पैक्ट और क्रिस्प रखता हूं, राइट। तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की कमी ना हो, और आप अगर आपने उसे उस टॉपिक को पढ़ा है तो फिर आपको, क्योंकि इवेंचुअली प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, राइट। तो आपने टॉपिक को पढ़ लिया लेकिन आपके सामने ये कंफ्यूजन ना रहे कि आप प्रैक्टिस कहां से करें, राइट। तो उसी के लिए मैं ये सेशन लेकर आता हूं, और इससे जो है आप साथ के साथ आप चलिए तो आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, राइट। पूरे एक सीक्वेंस में मैं पूरे हर एक टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूं, तो आपका पूरा सिलेबस भी इसके साथ साथ कवर हो जाएगा। ओके, तो if you think that the sessions are helping you, then please consider to like the videos। आप ज्यादा से ज्यादा इनको अपने कलीग्स को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी सीक्वेंस में मैं वो लेकर आऊंगा आपके लिए, और इसी तरीके से जो टॉप एमसीक्यूज हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड क्वेश्चंस हैं, एक बार फिर नेक्स्ट सेशन में मैं उनको लेकर आऊंगा, उसे डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।